नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। अब हम लेंगे लोकतंत्र के गुण। जितनी भी पुरानी जो शासन व्यवस्थाएं समाज के अंदर प्रचलित या प्राचीन काल के अंदर राजतंत्र और कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था जो थी, उनमें शासन जो शक्तियों का प्रयोग एक व्यक्ति या एक वर्ग विशेष के द्वारा या उनके कल्याण के लिए किया जाता था। तो उनके दोषों को दूर करने के लिए हमने प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था को अपनाया। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के क्या क्या गुण हैं। तो पहले है जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। तो जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छा और भावनाओं और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही उन्हें शासन कार्य किया जाना चाहिए। और शासन का अधिकार उनकी जो जनता के प्रति ही शासन की जो सत्ता है उन्हें तभी प्राप्त होती है कि जब वो जनता के प्रति उत्तरदायी हों या उनके हितों के प्रति सजग हों। तो लोकतंत्र के अंदर सबसे पहला जो ये गुण माना जाता है कि वो जन कल्याण के ऊपर आधारित होना चाहिए। जो भी शासक वर्ग है वो जन कल्याण के हितों के आधार पर ही निर्वाचित किया जाता है। दूसरी इसमें है सार्वजनिक कार्य कुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरे शासन की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होती है और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक और आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। तीसरी विशेषता है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं है, अपितु ये राज्य समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी एक प्रकार माना जाता है। अतः स्वभावतः इसका प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंदर जनता के अंतर्गत जनता सार्वजनिक कृत्यों के प्रति उदासीन होती है, लेकिन इसके अंदर लोकतंत्र के अंदर जनता को मत देने का अधिकार दिया गया है, जनप्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। तो स्वाभाविक रूप से कि वो शासन व्यवस्था में, क्योंकि उसकी खुद की भागीदारी होती है, कहीं ना कहीं वो उसमें एक तरीके से इन्वॉल्व होता है, तो उसे राजनीतिक जो शिक्षा है या सार्वजनिक जो शिक्षा है वो प्राप्त हो जाती है और वो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक विषयों के बारे में शिक्षित हो जाता है। चौथी जो इसमें गुण है मनोविज्ञान के अनुकूल। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासक सारे समाज का नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उससे उन्हें ये मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का प्रभावशाली साधन है और इस आधार पर वे शासन को दृढ़ व स्थायी बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा करते हैं। तो एक तरीके से लोकतंत्र व्यक्ति की जो चेतना है उसको जागृत करता है। पांचवा है जनता का नैतिक उत्थान। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण ये है कि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र में उसके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। तो उसका एक तरीके से नैतिक उत्थान होता है कि उसकी ये हो जाता है कि शासन अच्छे व्यक्ति को चुनना और शासन को अच्छे से चलाना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है, उसकी भी भागीदारी है। तो
उसमें एक तरीके से आत्मविश्वास उत्पन्न होता है उसके, और कि कुछ अच्छा करने या श्रेष्ठ चरित्र के विकास करने की या समाज में सुधार करने की भावना उत्पन्न होती है। छठा है देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में जनता राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण शासन या राज्य के प्रति एक लगाव उत्पन्न उसका हो जाता है, और उससे उसे देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर रहा है, उसकी भी कुछ भागीदारी उसके अंदर है, तो उसे देश प्रेम की भावना उत्पन्न उसके अंदर होती है। सातवीं विशेषता है क्रांति से सुरक्षा। जब शासक वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं, तो जब ये अत्याचार कोई शासक पर करता है तो बहुत समय तक जनता उसे सहन करती है, लेकिन उसके बाद वो उससे मुक्त होना चाहती है। जब उसे संवैधानिक तरीके के द्वारा उसे मुक्ति नहीं मिलती, तो उसके अंदर का जो गुबार है या जो विद्रोह है वो एक क्रांति का रूप ले लेता है, और उससे शासन में क्रांति होने की संभावना रहती है। लेकिन जो लोकतंत्र है उसके अंदर जनता को शासन में भागीदारी भी होती है, शासक वर्ग की आलोचना करने का भी उसे अधिकार होता है। अतः उसके अंदर विद्रोह की भावना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो बार बार में निकलती रहती है या वो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। तो इसलिए वहाँ पर क्रांति की संभावना लोकतंत्र के अंदर बहुत कम रहती है। तो ऐसी शासन व्यवस्था में क्रांति से सुरक्षा होती है। आठवीं विशेषता है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। जो लोकतंत्र है व्यक्ति की समानता के आदर्श पर आधारित है, और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र में प्राप्त होती है अन्य किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर नहीं होती। लोकतंत्र कुलीन तंत्र की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए और कुछ शासित होने के लिए ही है। वो सभी व्यक्तियों को अवसर की समानता प्रदान करता है कि सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए, और उन्हें स्वतंत्रता है कि वो शासन कार्य के अंदर भाग ले सकते हैं। राजनीतिक और नागरिक समानता स्वतंत्रता उनको मिली हुई होती है। नवा है विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इस विश्व बंधुत्वता पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र और तानाशाही सरकारों में दूसरे राज्यों को विजय पर बल दिया जाता है। साम्यवादी जो सरकारें हैं वो भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती हैं। अपनी व्यवस्थाओं में निहित आधारभूत दोषों के कारण उनके लिए ऐसा करना जरूरी होता है कि, लेकिन जो लोकतंत्र है उसके अंदर सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करते हैं, और किसी भी समस्या का जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से वो करना चाहते हैं। तो अतः लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक माना गया है, और वो विश्व शांति के अंदर विश्वास रखता है और सभी को साथ लेकर चलने की भावना उसके अंदर रहती है। 10वां है विज्ञान का श्रेष्ठतम प्रोत्साहक। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंदर स्वतंत्रता का वातावरण का लगभग अभाव होता है, और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं है। अब ये कि किसी भी जो भी व्यक्ति की कला है या उसकी जो श्रेष्ठ प्रवृत्ति है उसका उजागर जब उसे तभी हो सकता है जबकि उसको मौका दिया जाए। तो लोकतंत्र में ही एक तरीके से विज्ञान का श्रेष्ठतम विकास या प्रोत्साहन उसको मिलता है। धन्यवाद।